झुंझी सूप पीने के बाद मैंने मशरूम का नशा होने का नाटक किया और अपनी ठंडी मिजाज वाली महिला बॉस को गले लगाकर कहा, पत्नी। उन्होंने भौहें सिकोड़ ली और सख्त लहजे में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने फिर कहा, पत्नी। अगले ही पल उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। बहुत अच्छा, सच में मुझे पत्नी कह रहे हो? अच्छे पति, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से कहो। मेरा पूरा दिमाग वहीं हैंग हो गया। अरे स्क्रिप्ट तो ऐसी नहीं थी। नहीं, कल रात मैंने और हे शांग ने पूरी रात जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक इस वक्त लियू रुयान को गुस्से से मुझे धक्का देना चाहिए था। फिर मैं होश में आने का नाटक करता, उनसे माफी मांगता और मामला वहीं खत्म हो जाता। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन शर्मिंदगी झेलनी पड़ती, लेकिन उन्होंने मुझे पति कह दिया। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मेरा हाथ अब भी उनके कंधे पर था और मेरे दिमाग में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या वो मेरा साथ देकर एक्टिंग कर रही हैं, या फिर क्या उन्होंने भी कोई अजीब मशरूम खा लिया है? लियू रुयान ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेरा। उनकी उंगलियां मेरे बालों के बीच से गुजर गईं। उनके हाथ में अभी भी हॉट पॉट की हल्की गर्माहट थी, लेकिन हथेली ठंडी थी। उनकी उंगलियों का स्पर्श इतना हल्का था जैसे कोई बिल्ली धीरे से तुम्हारे सीने पर पंजा रख दे। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। सिर की त्वचा से लेकर रीढ़ और फिर गर्दन तक करंट सा दौड़ गया। पूरी टेबल पर बैठे 10 से ज्यादा लोगों की चॉपस्टिक एक साथ गिर गई। सामने बैठा हे चियांग बियर मुंह में लिए हुए ही उसे निगलना भूल गया। उसकी आंखें घंटी जितनी बड़ी हो गई थीं। वो मेज के नीचे से लगातार मेरे पैर पर लात मार रहा था। मैं समझ गया वह क्या कहना चाहता था। वह यही कह रहा था, भाई तू जीत गया। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि आज मेरी मौत तय है। क्या मैं सच में जीत गया था? मैंने कांपती आवाज में कहा, भाई पत्नी। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। जिस इंसान पर मशरूम का नशा चढ़ा हो उसकी आवाज शायद इतनी नहीं कांपनी चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रहा था। उन्होंने धीरे से जवाब दिया। उनकी आवाज इतनी नरम थी कि मेरा मन वहीं घुटनों पर बैठ जाने का कर रहा था। लियू रुयान वो ऐसी सीनियर थी जिन्हें देखकर कभी लगता ही नहीं था कि वह एक सामान्य इंसान है। यूं कहूं, मैं इस कंपनी में पिछले 6 महीनों से कोड लिख रहा था। इस दौरान उनके साथ लगभग 40 बार रिक्वायरमेंट रिव्यू मीटिंग में बैठ चुका था। हर बार वह लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने बैठती। पीपीटी पलटने की रफ्तार मेरी आधी स्पीड से भी ज्यादा तेज होती। उनके हर सवाल सीधे मुद्दे पर होते और उनकी आवाज में कभी कोई भावना नहीं होती। पूरी कंपनी ने उन्हें एक ही नाम दे रखा था, आइस क्वीन लियू। एडमिन विभाग की एक दीदी तो मजाक में कहती थी, अगर उनके साथ एक ही लिफ्ट में चढ़ जाओ तो मोबाइल का सिग्नल भी कमजोर हो जाता है। इतनी ठंडी आभा है कि चुंबकीय क्षेत्र तक प्रभावित हो जाए। मैंने उन्हें पहली बार अपनी ज्वाइनिंग वाले दिन देखा था। वह टेक्निकल विभाग में रिक्वायरमेंट समझाने आई थी। जैसे ही उन्होंने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, अंदर बैठे सभी लोग एक साथ सीधे होकर बैठ गए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह लीडर थीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें देखकर कोई भी नजरें हटाना भूल जाता था। उस समय मैं पानी पी रहा था और उन्हें देखते ही इतनी जोर से खांसा कि पानी नाक से बाहर निकल आया। बाद में हे चियांग ने मुझसे पूछा, पहली बार देखकर कैसा लगा? मैंने उसे सिर्फ एक मैसेज भेजा। मैं बोल नहीं पा रहा। कुछ ही सेकंड में उसका जवाब आया। क्या हुआ? मैंने फिर एक लाइन लिखी, लगता है पहली नजर वाला प्यार सच में होता है। हे चियांग ने एक बड़ा सा हाँ हाँ भेजा। फिर लगातार 18 हंसते रोते इमोजी भेज दिए। उसने लिखा, सपने देखना बंद कर। लियू रुयान प्रोडक्ट डायरेक्टर हैं। उन्हें चाहने वालों की लाइन कंपनी की पहली मंजिल से लेकर बेसमेंट पार्किंग तक लगी हुई है। और तू अभी अभी ज्वाइन किया हुआ एक छोटा सा प्रोग्रामर जिसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी ठीक से समझ नहीं आता। तू प्यार की बात कर रहा है? वह सही कह रही थी, लेकिन एक तरफा प्यार कोई ऐसी बीमारी नहीं जो समझाने से ठीक हो जाए। अगले 6 महीनों में मैंने न जाने कितनी बेवकूफियां की। जानबूझकर ओवर टाइम करता ताकि उनके बाद ऑफिस से निकलूं और लिफ्ट में उनसे अचानक मुलाकात हो जाए। एक बार उनकी डेस्क पर कॉफी भी रखी। उन्होंने समझा कि रिसेप्शन से भेजी गई है और बिना कुछ कहे वह कॉफी इंटर्न को दे दी। एक बार उनका कंप्यूटर भी ठीक किया। 2 घंटे लगाकर रिपेयर किया। काम खत्म होने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद, और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बस उनका वही एक धन्यवाद मैंने पूरी दोपहर अपने मन में बार बार दोहराया। हे चियांग से यह सब देखा नहीं गया। पिछले शुक्रवार ऑफिस के बाद वो मुझे कंपनी के नीचे वाले बारबेक्यू स्टॉल पर खींच ले गई। उसने 40 सीख कबाब और बियर की एक पेटी मंगवाई। फिर बोली, आज जरा जिंदगी की बात करते हैं। तू आखिर करना क्या चाहता है? उसे पटाना है या नहीं? मैंने कहा, मैं उसे नहीं पटा रहा। मैं सिर्फ उससे एक तरफा प्यार करता हूँ 6 महीने से। न प्रपोज करता हूँ, न कुछ कहता हूँ, बस रोज ऑफिस में चोरों की तरह उसे देखता रहता हूँ। हे चियांग ने पूछा, जानता है इसे क्या कहते हैं? मैंने सिर हिलाया। क्या? वह बियर का एक बड़ा घूंट पीकर बोली, इसे कहते हैं सच्चे प्यार का योद्धा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह फिर बोली और आसान भाषा में, डरपोक। फिर उसने मुझे अपना प्लान बताया। अगले हफ्ते कंपनी की टीम पार्टी है, यूनान मशरूम हॉट पॉट। मैंने पहले ही एडमिन वालों से कंफर्म कर लिया है। तू मशरूम का नशा होने का नाटक करेगा और जैसे ही असर होने का ड्रामा करेगा, सीधे लियू रुयान को गले लगाकर पत्नी कह देना। अगर बात बन गई तो समझ प्यार का इजहार सफल, अगर नहीं बनी तो कह देना मशरूम का असर था, कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। मैंने घबरा कर पूछा, अगर उन्होंने पुलिस बुला ली तो? हे चियांग ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अगर वह सच में तुझसे नफरत करती तो 6 महीने पहले ही तेरा ट्रांसफर दूसरी शाखा में करवा देती। तू इतने समय से उनके नीचे काम कर रहा है, उन्होंने तुझे कभी हटाया नहीं? कम से कम इतना तो साबित होता है कि उन्हें तू बुरा नहीं लगता। मैंने कहा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? हे चियांग ने टोपी पहनकर लंबे बालों का नाटक किया। होंठ फुलाकर बोली, आओ मुझे गले लगाओ। मैंने उसे गले लगाकर कहा, पत्नी। 80 किलो की हे चियांग शर्माने का नाटक करने लगी। तभी बारबेक्यू स्टॉल का मालिक आया और बोला, भाई जरा दूसरी तरफ बैठ जाओ, पीछे के ग्राहकों का रास्ता रुक रहा है। उसकी नजरें जैसे हमें आशीर्वाद दे रही थी। अब
आप मेरी हालत समझ सकते हैं। हमारी पूरी योजना में कहीं भी ये नहीं था कि लियू रुयान मुझे पति कहेंगी। मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो गया, लेकिन अब वह मुझे पति कह चुकी थी। मैं अचानक होश में आने का नाटक भी नहीं कर सकता था। आखिर मैं ही तो नाटक कर रहा था, लेकिन वह सच लग रही थी। मैंने हिम्मत करके फिर कहा, पत्नी मुझे भूख लगी है। लियू रुयान ने हॉट पॉट से एक टुकड़ा उठाकर मेरे कटोरे में रखा, फिर बोली, सिर्फ सूप मत पियो, खाना भी खाओ। अच्छे पति। मैं कटोरे को देखता रह गया। पूरी कंपनी की आइस क्वीन आज अपने हाथों से मुझे खाना परोस रही थी। मेरी आंखें भर आईं। 6 महीने तक मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाया, और आज वह मुझे पति कह रही थी। चाहे यह सब नाटक ही क्यों न हो, मेरे लिए इतना ही काफी था। बाकी डिनर में मैं उनका हाथ पकड़े रहा। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं हटाया, बल्कि बार बार मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों की ठंडक कब नरमी में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। उनकी लंबी पलकें हर झपक के साथ मेरा दिल धड़का देती थी। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली, वरना नाटक सच बन जाता। डिनर खत्म हुआ, सब लोग बाहर निकलने लगे। मैं अब भी उनकी कलाई पकड़े था, सोच रहा था कि अब होश में आने का नाटक कैसे करूं। तभी लियू रुयान रुक गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, अब नाटक बंद करो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। लियू रुयान ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे हॉट पॉट के मशरूम मैंने पहले ही बदलवा दिए थे। उसमें सिर्फ साधारण मशरूम थे, मतिभ्रम कराने वाले मशरूम थे ही नहीं। वह बिल्कुल मीटिंग वाले शांत अंदाज में बोली, तुम पूरे समय मशरूम ढूंढने का नाटक करते रहे। आखिर में जो चबा रहे थे वह भी अनोखी मशरूम था। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, सच कहूं तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब थी। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, सब खत्म हो चुका था। मैंने धीरे से उनका हाथ छोड़ दिया, एक कदम पीछे हट गया, दिमाग में इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया। तभी वह एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। हम पहली बार इतने करीब खड़े थे। मैं उनका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उनके लाल कान साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे शुरू से पता था कि तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा सब सच था। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उन्होंने नजरें झुका ली, फिर बोली, मैं 3 महीने से डर रही थी कि कहीं तुम सच में मुझे पत्नी न कह दो। मैं उन्हें 6 महीने से चाहता था और वह 3 महीने से मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरी बात काट दी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आया? मैं इतने दिनों से तुम्हें इशारे दे रही थी, लेकिन तुमने एक भी नहीं समझा। मीटिंग में तुम्हें रोकना, तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिताना था। तुम्हारी कॉफी इंटर्न को इसलिए दी क्योंकि मैं अमेरिकानो नहीं पीती। मैं चाहती थी अगली बार तुम मेरे लिए ओट मिल्क लाटे लाओ। मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। जिन बातों को मैं उनका ठंडा व्यवहार समझता रहा, वह सब उनके प्यार के इशारे थे। मैंने धीरे से पूछा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। जब तुमने मुझे पत्नी कहा, मैं इतनी खुश थी कि लगभग अपनी एक्टिंग भूल गई थी। मैंने बिना सोचे पूछ लिया, अगर अब मैं बिना नाटक किए तुम्हें पत्नी कहूँ तो चलेगा? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहो। मैंने धीरे से कहा, पत्नी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसी समय हे च्यांग रेस्टोरेंट के बाहर गमले के पीछे छिपी हुई थी। उसने पूरा सीन मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, फिर तुरंत बाई निंगबिंग को मैसेज भेजा। पहला चरण पूरा, उधर से तुरंत जवाब आया। समझ गया, प्लान बी शुरू करो। मुझे इन सब बातों का बिल्कुल पता नहीं था। उस रात मैं पैदल घर गया, जबकि ऑफिस से घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन मैं लगभग 40 मिनट तक सड़क पर यूं ही घूमता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा पहली बार पूरे नंबर लेकर आया हो। समझ नहीं आ रहा था हंसू या उड़ने लगूं। घर पहुंचकर मैंने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट किया। हे च्यांग ने कमेंट किया, पागल हो गया है क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ। अगले दिन मैं ये सोचकर ऑफिस पहुंचा कि अब सब कुछ गुप्त रखना है, लेकिन जैसे ही अंदर गया सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। लिफ्ट में सहकर्मी मुस्कुरा रहे थे। मेरी सीट पर फूलों का गुलदस्ता रखा था। कार्ड पर लिखा था, बधाई हो, आखिर मंजिल मिल गई। नीचे लिखा था, टेक्निकल विभाग। मैंने तुरंत हे च्यांग की तरफ देखा। वह बोली, मेरी तरफ मत देख। ये मैंने नहीं किया। मैंने कंपनी ग्रुप खोला और मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। हे च्यांग ने पिछली रात की पूरी वीडियो ग्रुप में डाल दी थी। वीडियो में मैं पूरी टेबल पार करके लियू रुयान को गले लगा रहा था। ऊपर से उसने टाइटैनिक का बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन और स्पेशल इफेक्ट्स भी लगा दिए थे। ग्रुप में 99+ मैसेज आ चुके थे। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं हे च्यांग को डांटने ही वाला था, तभी लियू रुयान का नया मैसेज आया। उन्होंने लिखा, मशरूम में कोई समस्या नहीं थी, सबकी चिंता के लिए धन्यवाद, और मेरे पति भी बिल्कुल ठीक है। पूरा ग्रुप फिर से फट पड़ा। मैं स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द देखता रह गया, मेरे पति। शर्म और खुशी दोनों एक साथ मुझ पर टूट पड़ी। मैंने एक हाथ से चेहरा ढक लिया और दूसरे हाथ की मुट्ठी मेज के नीचे कसकर भींच ली। तभी ग्रुप में एक और मैसेज आया। भेजने वाला था वांग तेंग, सेल्स विभाग का मैनेजर। उसने लिखा, सबके सामने अपने सीनियर को गले लगाना, यह कार्यस्थल पर उत्पीड़न नहीं है। HR को इसकी जांच करनी चाहिए। उसका मैसेज आते ही पूरा ग्रुप शांत हो गया। लोग अपने मजाक वाले मैसेज हटाने लगे। मेरा दिल बैठ गया। मैं वांग तेंग को जानता था। वह पिछले 6 महीने से लियू रुयान का पीछा कर रहा था। फूल, महंगे गिफ्ट और कॉन्सर्ट टिकट, लेकिन लियू रुयान ने कभी कुछ स्वीकार नहीं किया। वह हमेशा मुझे नीची नजरों से देखता था। अब उसे मुझे फंसाने का मौका मिल गया था। दोपहर में हे च्यांग मुझे सीढ़ियों के पास ले गई। वह बोली, वांग तेंग ने जनरल मैनेजर के पास तुम्हारी शिकायत कर दी है। मैं चौंक गया, लेकिन लियू रुयान ने तो कुछ नहीं कहा। हे च्यांग ने सिर हिलाया। मुद्दा उनकी राय नहीं है, मुद्दा कंपनी के नियम है। तुमने सबके सामने अपनी सीनियर को गले लगाया। वह इसी बात को मुद्दा बना रहा है। फिर वह बोली, उसने एक और चाल चली है। उसका कहना है कि उस समय तुम मशरूम के नशे में थे। इससे मामला और भी उलझ गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं घबराकर बोला, अब क्या होगा? हे च्यांग मुस्कुराई। लियू, मैडम ने तुम्हारे लिए सिर्फ 4 शब्द भेजे हैं। क्या? कुछ मत सोचो, आराम से खाना खाओ। मैं उन 4 शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तीसरे दिन
जब मैं ऑफिस पहुंचा तो लगा शायद इस बार सच में मुझे मशरूम का नशा हो गया है, क्योंकि हे चांग पेंट्री में खड़ी पूरे प्यार से पानी के डिस्पेंसर को गले लगा कर बोला, चांद तुम सबसे शुद्ध पानी हो। श्याओ रोंग्यू रिसेप्शन के पौधे से बोली, इतने सुंदर हो, मेरे ऑफिस बॉयफ्रेंड बनोगे। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी गेट से बातें कर रहा था। मैं हैरान होकर बोला, तुम लोग कर क्या रहे हो? हे चियांग हंसा, झुंझी सूप का असर है, हम सब में स्वेप रिएक्शन हो गई है। जियांग ताओ बोला, अब कीबोर्ड भी मुझे अपनी एक्स जैसा लगता है। तभी मुझे समझ आया, पूरी कंपनी मेरी मदद के लिए स्वैप का नाटक कर रही थी। अगर सब लोग प्रभावित हैं तो बॉस को जान कहना छेड़छाड़ नहीं बल्कि फूड पॉइजनिंग का असर माना जाएगा। मैं लिफ्ट के पास पहुंचा, वहाँ एचआर का नया नोटिस लगा था। उसमें लिखा था कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को स्वास्थ्य निगरानी, मनोवैज्ञानिक सहायता और 3 दिन की सवेतन छुट्टी दी जाएगी। अंत में जंगली मशरूम विषाक्तता की जानकारी भी थी। नोटिस इतना प्रोफेशनल था कि साफ समझ आ गया श्याओ रोंग्यू ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। मेरी आंखें भर आईं इस बार, लेकिन तभी मुझे एक और बात समझ आई। अगर पूरी कंपनी मेरी मदद के लिए नाटक कर रही है तो सबको पता था कि मैंने जानबूझकर स्वैप होने का नाटक किया था। इतने कम समय में पूरे ऑफिस को साथ लाना अकेले ही चांग के बस की बात नहीं थी, इसके पीछे जरूर कोई और था। मैं सीधे श्याओ रोंग्यू के ऑफिस पहुंचा। मैंने पूछा, सिस्टर श्याओ, क्या ये सब प्रेसिडेंट लियू ने कराया है? उन्होंने कुछ पल मुझे देखा और बोली, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, लेकिन कल प्रेसिडेंट लियू एचआर आए थे। उन्होंने तुम्हारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, घर का पता और फूड एलर्जी की जानकारी निकलवाई थी। फिर उन्होंने पूछा, जो इंसान तुम्हारी परवाह नहीं करता, क्या वो ये सब पता करेगा? मैं चुप रह गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उधर वांग तेंग की शिकायत पर 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह खुद एडमिनिस्ट्रेशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जाओ के पास पहुंचा। वांग तेंग बोला, 10 तारीख को उसने सबके सामने प्रेसिडेंट लियू को गले लगाया था। जाओ ने शांत होकर कहा, उस दिन कई कर्मचारी असामान्य हालत में थे। एचआर पहले ही मामला संभाल चुका है। वह पीड़ित था, आरोपी नहीं। वांग तेंग बोला, लेकिन वो तो नाटक कर रहा था। जाओ ने पूछा, कोई सबूत है? और प्रेसिडेंट लियू ने खुद कोई शिकायत नहीं की। बिना सबूत और बिना शिकायत के यह केस आगे नहीं बढ़ सकता। एचआर इस फाइल को बंद कर चुका है। वांग तेंग कुछ बोल नहीं पाया, उसे समझ आ गया। नियम और कंपनी की प्रक्रिया ने उसकी पूरी चाल बिना किसी विवाद के खत्म कर दी। मिस्टर झाओ के ऑफिस से निकलते ही कॉरिडोर में वांग तेंग की मुलाकात लियू रुयान से हुई। वह हमेशा की तरह शांत थी। पास से गुजरते हुए बस इतना बोली, मैनेजर वांग, अगले महीने की क्लाइंट रिपोर्ट 2 दिन पहले भेज दीजिए। 3 बार याद दिला चुकी हूँ, बस इतना ही। न शिकायत न गुस्सा। लेकिन वांग तेंग समझ गया। उसकी नजर में उसकी औकात डेटा रिपोर्ट से भी कम थी। उसी पल उसे एहसास हुआ वह कभी उसका प्रतिद्वंद्वी था ही नहीं। ये बात मुझे बाद में हे चांग से पता चली। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लगता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा खतरनाक है। हे चियांग हंसकर बोला, लगता नहीं, सच यही है। तुम तो उसकी सुरक्षा में हो। मैंने सिर हिलाया। इसलिए अब मुझे उससे एक बात करनी होगी। उस शाम ऑफिस खाली होने के बाद मैं लियू रुयान के ऑफिस पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। वह लैपटॉप पर काम कर रही थी। मैंने पहली बार अकेले में उसका नाम लिया, रुयान। उसकी उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। फिर उसने कहा, उस दिन तुमने स्वैप होने का नाटक किया था। मुझे पहले से पता था। मैंने गहरी सांस ली। मैं सफाई देने नहीं आया, बस जानना चाहता हूँ, क्या यह सब पहले से प्लान था? वह चुपचाप मुस्कुराई और अपना लैपटॉप मेरी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर एक दस्तावेज खुला था जिसका शीर्षक पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। कर्मचारी नंबर 10 के प्रेम इजहार के लिए आपातकालीन योजना। मैंने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। बनाने की तारीख कंपनी डिनर से 1 दिन पहले। मेरे होश उड़ गए। दस्तावेज 5 हिस्सों में बटा था। तैयारी, मौके की योजना, पहली प्रतिक्रिया, बैकअप प्लान और परिणाम। पहले हिस्से में लिखा था, हिचयांग के जरिए मुझे स्वैप का बहाना बनाकर प्यार का इजहार करने के लिए तैयार करना। रेस्टोरेंट से पहले ही बात करके असली जंगली मशरूम हटवाना ताकि कोई खतरा न रहे। हमारी सीटें जानबूझकर दूर रखना ताकि मुझे उठकर उसके पास जाना पड़े। आगे लिखा था, बाइंडिंग बिन बाहर से पूरी स्थिति पर नजर रखेगा। अगर मैं हिचकिचाऊं तो हिचयांग मुझे आगे बढ़ाएगा। प्लान ए, अगर मैं उसे जान कहूं तो पहले सख्त चेहरा बनाना, फिर साथ देना ताकि मुझे सच में लगे कि स्वैप काम कर गया। प्लान बी, अगर बाद में कोई सवाल उठाए तो पूरी कंपनी स्वैप होने का नाटक करेगी ताकि मेरी हरकत एक सामूहिक घटना बन जाए। नीचे टीम के नाम थे, श्याओ रोंग्यू, हिचयांग, जियांग ताओ और बाकी कर्मचारी। अपेक्षित परिणाम, रिश्ते की पुष्टि। सबसे नीचे हस्ताक्षर थे, मुख्य प्रभारी लियू रुयान। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अब सब समझ आ गया। हिचयांग का आइडिया, बारबेक्यू वाली सारी बातें, सीटों की व्यवस्था, सुरक्षित खाना, एचआर का बैकअप प्लान, सब कुछ लियू रुयान ने पहले से तैयार किया था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो जाल में नहीं बिछा रहा था? तुम पहले से मेरा इंतजार कर रही थी? लियू रुयान ने फाइल सेव की, लैपटॉप बंद किया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब सिर्फ संतोष था। फिर उसने मुस्कुराकर सिर्फ एक सवाल पूछा, कोई बग मिला? मैं कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। अब मुझे समझ आ गया था, जिसे मैं अपनी हिम्मत समझ रहा था वह शुरू से ही उसकी योजना का हिस्सा था। मैंने धीरे से कहा, कोई बग नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। ये सुनकर लियू रुयान मुस्कुरा दी। वह ऑफिस वाली औपचारिक मुस्कान नहीं थी, बल्कि दिल से निकली हुई प्यारी सी मुस्कान थी। फिर वह उठकर मेरे पास आई, हल्के से पंजों के बल खड़ी हुई और मेरे गाल पर एक छोटा सा चुंबन दे दिया। अगले ही पल वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई, लैपटॉप खोला और ऐसे काम करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना मेरी तरफ देखे बोली, अब भी यहीं खड़े हो? ऑफिस खत्म हो गया। मैं शर्म से लाल हो गया। बाहर निकलकर 2 कदम चला, फिर वापस दरवाजे पर आया। सिर अंदर झांककर धीरे से बोला, जान। उसने सिर नहीं उठाया, बस होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, मैं खुशी से बाहर निकल गया। लिफ्ट के पास पहुंचकर मैंने हिचयांग को मैसेज किया, तुझे
पहले से सब पता था। कुछ देर बाद उसका वॉइस मैसेज आया। वह बोला, भाई जब भाभी खुद मेरे पास आई थी तो मैं मना कैसे करता, तुझे बस थोड़ा सा धक्का चाहिए था, वरना तू कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। मैंने पूछा, तो बारबेक्यू वाले दिन जो कुछ तूने कहा था सब उसी का प्लान था? हे चियांग हंसते हुए बोला, हाँ, और मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम दोनों की लव स्टोरी बना रहा था। मैं हंस पड़ा। आखिर में मैंने सिर्फ एक मैसेज भेजा, दफा हो। हे चियांग ने तुरंत गुलाब वाले इमोजी भेज दिए। मैंने मोबाइल जेब में रखा। उसे डांटना चाहता था लेकिन मुस्कान रुक ही नहीं रही थी।